कि बाबा साहब ने संविधान बनाते समय ये चेतावनी दी थी कि हर एक व्यक्ति को, एक आदमी को एक वोट का अधिकार होगा। बाबा साहब ने ये चेतावनी दी थी यदि सामाजिक आर्थिक विषमताएं बहुत दूर तक चलती रहें तो ये सारा सिस्टम जो हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया है वो ध्वस्त हो जाएगा, जातीयता समाप्त हो, राजनीतिक अपराधीकरण बंद हो। उसके लिए गरीब अमीर की जो खाई है जो बढ़ रही है उसको घटाना चाहिए। उसके लिए गरीबों के लिए स्पेशल प्लान बनना चाहिए, केवल गरीबों के लिए। और वो स्पेशल प्लान हमने शेड्यूल कास्ट सब प्लान के रूप में बनाया था, उसको धीरे धीरे डाइल्यूट कर दिया गया। उसमें यह था कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको आर्थिक मजबूरी होने की वजह से हजारों वर्षों से पीड़ित रहे हैं, इसलिए वो आज भी उसी तरह से आर्थिक उन्नति से वंचित हैं और वो दुखी हैं। उसको दूर करने के लिए एक शेड्यूल कास्ट सब प्लान बनाया था, उसको सरकार ने इसमें बंद कर रखा है। जिस प्रकार नेताओं को मानदेय दिया जाता है, उनको सैलरी दी जाती है, तो क्यों ना जो मतदाता होता है उसके लिए भी एक योजना ऐसी लागू की जाए कि हर मतदाता को प्रति माह के हिसाब से उसको भी कुछ ना कुछ धनराशि देने की जैसी एक योजना लागू की जाए। सर, इस पर क्या सोचते हैं? इतना जरूर मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन भरण अच्छी तरह से कर सकें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। और उसके लिए यह है कि आर्थिक आधार कैसे कम हो, आर्थिक विषमताएं कैसे कम हो। उसके हम कपड़े वगैरह बनवा लेते थे क्योंकि हमारी मदद तो विडो मदर थी और उनके पास इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता था। हम तो केवल इसी आमदनी पे जो स्कॉलरशिप था उसके आधार पर अच्छे कपड़े पहन सकते थे, बोल सकते थे। वो अंधविश्वास इन्हीं थिंकिंग के आधार पर किया जा रहा है कि ये सेकुलर है कि ये नॉन सेकुलर है और मानवता के बारे में कोई नहीं बात करता। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की आज की इस खास पेशकश में हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्व आईएएस, पूर्व सचिव, भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब। सर्विस के दौरान भारत में बहुजन समाज के लिए बहुत ही योजनाओं के माध्यम से समाज की सेवा की है और वो क्रांतिकारी रहे। नमस्कार भाइयों बहनों, इन्होंने मेरे कई इंटरव्यू दिए हैं जो यूट्यूब पे पड़े हैं और व्हाट्सएप पे पड़े हुए हैं, कृपया उनको देख लीजिए। तो मेरे जो जीवन में काम किया है हमने सामाजिक आर्थिक विषमताएं दूर करने के लिए तमाम योजना बना के किए हैं, उसको देखेंगे तो आपको मेरे विचारों की गहराई की जानकारी प्राप्त होगी, तब आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप जानते होंगे, सभी जानते हैं, विद्वान लोग हैं, कि बाबा साहब ने संविधान बनाते समय ये चेतावनी दी थी कि हर एक व्यक्ति को, एक आदमी को एक वोट का अधिकार होगा और वोट के अधिकार से सभी वोट के अधिकार से अपने सम्मान गौरव को प्राप्त कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर ये समानता असमानता हैं तो असमानता को दूर करने का प्रयास जरूर करना चाहिए हर सरकार को, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर और एक्टिविटी तेज होनी चाहिए। आजकल काफ़ी एक्टिविटी तेज हो रही हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की सभी बात करते हैं। कोई पीडीपीए की बात करता है, कोई अलग से बात करता है, कोई दौड़ लगाने की बात करता है, कोई कुछ करता है, मगर सामाजिक आर्थिक विषमताएं जो बाबा साहब ने इंडिकेट की थी उनको दूर कैसे की जाए इसके बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए सामाजिक, बाबा साहब ने ये चेतावनी दी थी यदि सामाजिक आर्थिक विषमताएं बहुत दूर तक चलती रहें तो ये सारा सिस्टम जो हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो ये जो चेतावनी है उसको हर नेता को, हर पॉलिटिशियंस को और हर एक लीडर को, हर पार्टी के लीडर को और ब्यूरोक्रेट्स को, स्पेशली अधिकारियों को, उनको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप पॉलिसी बना रहे हैं तो ऐसी पॉलिसी बनाएं कि वो सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्षम हो, जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करे और जो सामाजिक आगे बढ़ने की क्षमता पैदा करे। दूसरा जो है सामाजिक विषमताएं दूर हों तो उसके लिए साथ ही साथ यदि भाईचारा हो, जातीयता समाप्त हो, राजनीतिक अपराधीकरण बंद हो एंड जितने भी वो है सभी की बराबर की भागीदारी में रहे, ये एक मुख्य मुद्दा बन जाता है। आर्थिक विषमताएं दूर करने के लिए जरूरी है कि सारा प्रशासन ऐसी योजना बनाए, प्लान स्पेशली बनाने वाले लोग, कि इस तरह से योजना बने जिससे कि विषमताएं बहुत ज़्यादा हैं, आर्थिक विषमताएं जिनकी वजह से कोई उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए आर्थिक विषमताएं दूर करने के लिए ज़्यादातर ऐसी स्कीम बने जो अच्छी से अच्छी हो और आर्थिक विषमताएं दूर करके आर्थिक आधार पर हर एक को बराबर की पैमाने पर खड़ा कर दें, तब समझेंगे कि
आर्थिक विषमताएं दूर हो रही हैं। उसके लिए गरीब अमीर की जो खाई है जो बढ़ रही है उसको घटाना चाहिए। उसके लिए गरीबों के लिए स्पेशल प्लान बनना चाहिए, केवल गरीबों के लिए। बिल्कुल। और वो स्पेशल प्लान हमने शेड्यूल कास्ट सब प्लान के रूप में बनाया था, उसको धीरे धीरे डाइल्यूट कर दिया गया। उसमें यह था कि जो सुकास्ट के लोग हैं उनको आर्थिक मजबूरी होने की वजह से हजारों वर्षों से वे पीड़ित रहे हैं, इसलिए वो आज भी उसी तरह से आर्थिक उन्नति से वंचित हैं और वो दुखी हैं। उसको दूर करने के लिए एक सुकास्ट सब प्लान बनाया था, उसको सरकार ने इस समय बंद कर रखा है, क्योंकि बजट प्लान बंद है मगर बजट तो है। बजट के आधार पर जो सुकास्ट पॉपुलेशन है उसके अनुसार कम से कम, क्योंकि दे आर द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी और उनके साथ अन्याय अत्याचार होते ही रहे, आर्थिक अन्याय भी हुए हैं, इसलिए वो ऐसी योजना बने, ऐसा बजट बने जिससे कि उनको अपना अधिकार मिल सके। और हमने जो बनाया था सुकास्ट सब प्लान में कि मनी शुड बी अलॉटेड और ईयर मार्क अकॉर्डिंग टू दी population, percentage of population of equivalent to the population of percentage of these communities। तो वो उससे काफ़ी राहत मिली। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 95 में शुरू किया था सुकास्ट सब प्लान। उससे यहाँ पर 4% खर्चा होता था, उसकी जगह अब 21% खर्चा होने लगा था। उसमें था कि 21% पॉपुलेशन है उनकी, तो 21% आप ईयर मार्क करिए और 21% होने लगा था। वो जब भारत सरकार में हम योजना आयोग में पहुँचे तो वहाँ पर भी हमने यही कहा सबके सामने कि हमने जैसे उत्तर प्रदेश में उपलब्धि की है कि जहाँ 4% खर्चा होता था उसका 21% खर्चा होने लगा, वे उसी तरह का भारत सरकार के स्तर पर भी इनकी पॉपुलेशन जहाँ पर है उसके बराबर इनके लिए अलग से बजट बनाया जाना चाहिए और वो धनराशि उन्हीं के ऊपर खर्च होना चाहिए, उसको न लेफ्ट किया जाना चाहिए और न डाइवर्ट किया जाना चाहिए। इसी तरह से जब एक समाज की जो सुकास्ट का और शुरू टाइप की SC/ST TP प्लान उसके विषमताएं दूर होंगी, ऊपर उठेंगे तो वो धीरे धीरे जो आर्थिक विषमताएं वो दूर होंगी। तो इनका जो बजट का एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बजट आने वाला है और बजट में ये ध्यान रखेंगे, मैं समझता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी के सुकास्ट के पॉपुलेशन के बराबर या बैकवर्ड क्लास के पॉपुलेशन के बराबर बजट का एलोकेशन होना चाहिए। जब बजट का एलोकेशन नहीं होगा तो इक्वलिटी कैसे आएगी और उन पर खर्चा कम होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसका जो स्पेशल प्लान बने, स्पेशल बजट बने और ईयर मार्किंग हो, उसी से आर्थिक विषमताएं दूर होने में सहायता मिलेगी, उसी से सामाजिक विषमताएं भी दूर होंगी। क्योंकि जब आदमी दबा हुआ है तो उसको दबाने में बहुत आसान है, मगर जब आर्थिक रूप से वो संपन्न है, चाहे वो शुरू कास्ट के ही लोग क्यों ना हो, मगर उनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं होता और उनके ऊपर आर्थिक उसके भार भी कम पड़ता है। अदरवाइज गरीबों के लिए आर्थिक विषमताएं इसलिए बढ़ती जाती हैं कि वो मजदूरी करते हैं, उनको मजदूरी का भी तनख्वाह नहीं मिल पाती, उनके द्वारा काम के द्वारा अर्न की हुई कीमत भी उनको नहीं मिल पाती, तो इसलिए उनकी विषमताएं और बढ़ जाती हैं उनके बीच में और अन्य जातियों के बीच में। ये खाई बढ़ती जा रही है और जो देश के लिए ये बहुत ही डिजास्टरस है, ये बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल, इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और यही कारण है कि आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये जरूरी है कि जो है इस पर जो है भारत सरकार को एक अलग से बजट बनाना चाहिए और जो लागू किया जाना चाहिए। सर, एक सवाल निकल करके आता है जमीनी स्तर से, समाज से, कि जिस प्रकार नेताओं को मानदेय दिया जाता है, उनको सैलरी दी जाती है, तो क्यों ना जो मतदाता होता है उसके लिए भी एक योजना ऐसी लागू की जाए कि हर मतदाता को प्रति माह के हिसाब से उसको भी कुछ ना कुछ धनराशि देने की जैसी एक योजना लागू की जाए। सर, इस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, सवाल यह है कि हर आदमी को अगर कुछ न कुछ दिया जाता रहा, आज दिया जाता है कुछ न कुछ, जो किसानों के लिए कहते हैं कि सामने इतने रुपए पर मंथ जो उनको दिया जाएगा, ये सिर्फ इसी कारण से है कि ये सोच आई तो है दिमाग में, कम से कम शुरुआत तो हुई है। अब शुरुआत हुई नहीं से मतलब ये नहीं है कि उनको न मिले, और ज़्यादा मिले, और उनको इतना जरूर मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन भरण अच्छी तरह से कर सकें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। और उसके लिए ये है कि आर्थिक आधार कैसे कम हो, आर्थिक विषमताएं कैसे कम हो, उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा में जो बच्चों को पढ़ाई होती है वो आज गांव के क्षेत्रों में देख लीजिए आप,
उनकी पढ़ाई नहीं होती तो वो कैसे आर्थिक रूप से संपन्न होने लायक बन सकेंगे, क्योंकि वो नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो आज बड़े बड़े जो पढ़े लिखे MBA या BTech वगैरह लोग हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, उनको भी 15,000 10,000 रुपये मिल पाते हैं और एक एक कमरे में 2-2 4-4 लोग सोते हैं। तो उनकी विषमताएं कैसे दूर होंगी? वो कुंठा और निराशा से प्रेरित है। इसलिए शिक्षा सबसे पहले अटैक होना चाहिए और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। हम जब यहाँ प्लानिंग कमीशन में थे यूपी में, तो हमने कहा था कि जो 6वें से या पहली दर्जे लेके 8वें तक छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए लड़के को, जिससे माँ बाप के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़े और माँ बाप ये सोचने लगे कि मेरे लड़का आत्मनिर्भर होने की तरफ जा रहा है। इसलिए वो बहुत ज़रूरी था, मगर वो बंद कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। स्कॉलरशिप ज़रूरी है। हमने 6वें से लेकर स्कॉलरशिप मिला था, मैं 6वां 7वां 8वां मेरिट के नाम पे या एग्ज़ाम दिया था। वैसा ही सिस्टम बनाए रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये पहले जैसे कि हम लोग जब शुरुआती दौर में जब क्लास में थे तो हम लोगों को भी ये जो है स्कॉलर मिलता था। शुरुआती दौर से क्लास 1 से लगा करके 8th तक मिलता था, 9th तक भी मिलता था। लेकिन ये योजनाएं सर बंद कर दी गई जो है सरकार के द्वारा, जो गरीब तबके समाज को, SC ST OBC दलित समाज को बहुत ही मजबूती देती थी एजुकेशन में। नहीं, ऐसा है, हम तो एक जीते जाते उदाहरण आपके सामने बैठे हैं। हमको 6वें 7वें 8वें में 6 रुपये महीने छात्रवृत्ति मिलती थी और वो मेरिट छात्रवृत्ति थी। हमें एग्जाम देना पड़ा था, अपने गांव टूंडला से आके एकमात्र आए और छात्रवृत्ति दी, वजीफे का इम्तहान दिया और उसमें पास हुए। तब हमें 3 साल 6 रुपये महीना मिलता था और ये 1954-55 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उससे बड़ा राहत मिलती थी। हम कपड़े वगैरह बनवा लेते थे, क्योंकि हमारी मदर तो विडो मदर थी और उनके पास इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता था। हम तो केवल इसी आमदनी पे जो स्कॉलरशिप था उसके आधार पर अच्छे कपड़े पहन सकते थे, बोल सकते थे। दूसरा जो है बहुत ही ज़रूरी है कि स्कॉलरशिप ऊपर भी आगे जाएं, तो उनको हमेशा गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, या किसी कम्युनिटी के हों, SC ST OBC चाहे हो, चाहे अपर कास्ट के भी हों, आई डोंट माइंड का अगर उनको भी सहायता मिलती है, स्कॉलरशिप मिलता है तो अच्छी बात है। तो मेरिट स्कॉलरशिप तो ज़रूरी है, अलग से उनका एग्ज़ाम हो और एग्जामिनेशन की सही एग्जामिनेशन हो, नकल वाला एग्जामिनेशन नहीं, सही एग्जामिनेशन हो, जिससे कि उनको मेरिटोरियस लड़कों को छात्रवृत्ति मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। और उनमें भी 2 भाग होने चाहिए, एक वो मेरिटोरियस लड़के जो मालदार लोगों के बच्चे हैं और एक वो जो बहुत ही गरीब लोगों के बच्चे हैं। तो गरीब लोगों को स्कॉलरशिप स्पेशल ज़्यादा मिलना चाहिए और हर कदम पर चलो जी। इंजीनियरिंग जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में किसी विभाग में प्रमुख सचिव था, तो आके एक लड़के आके खड़ा करके शिकायत करता है कि साहब आप लोग तो पढ़ गए, अब हम लोग तो पढ़ नहीं सकते आगे। कैसे कि मैं इंजीनियरिंग में पास हो गया हूँ, सब कुछ हो गया है, मगर मुझसे 18,000 रुपये एडमिशन फीस मांगी जा रही है। और मुझसे कहा कैसे करूँ, तो मैंने समाज कल्याण प्रमुख सचिव थे अपने साथी लक्ष्मी चंद जी से टेलीफोन पर किया, कहा कि ऐसे ऐसे है, जब हम लोग 8 आने 2 आने में पढ़े थे, स्कॉलरशिप मिलता था, उससे पढ़ गए, तो आज जो क्या हो रहा है कि 18,000 रुपये मांगा जा रहा है और जो बेचारा कैसे दे, कहाँ से दे। आप जो करिए कम से कम, तो उसको फ़ौरन ही उसके एडमिशन बिना उस किसी तरह से फीस लिए हुए उसका एडमिशन होना चाहिए। और फिर वो जो छात्रवृत्ति मिलती है भारत सरकार से, तब कहीं जा करके उसमें से एडजस्ट हो। मेरे साथ हुआ, मेरे पास BSc में पार्ट 1 में टॉपर था, मैं इंटरमीडिएट का, तो BSc पार्ट 1 में एडमिशन लेने गया आगरा कॉलेज आगरा में। तो पहले तो लड़के देख के मैं खद्दर की खादी का पजामा पहना हूँ, टायर की चप्पल पहना हूँ और ये पहना हूँ, तो वो लाइन में नहीं खड़ा होने दे रहे थे कि क्यों, कैसे खड़े हो। मैंने भैया मैं टॉप किया है, हम उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तब कहीं उन्होंने रास्ता दिया तो पहली बार में BSc पार्ट में मुझे 4 स्कॉलरशिप मिले, शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप और राज्य का स्टेटमेंट, यूनिवर्सिटी की बर्सरी एंड नेशनल स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मगर मुझे केवल एक ही स्कॉलरशिप मिला, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप, के कोई कंडीशन ऐसी लगी हुई थी कि आप दूसरे स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। मैं बहुत रिप्रेजेंट किया कि मेरे पास जो 80 रुपया मिलता पर मंथ मिलता था BSc में और MSc में 110 मिलता था, तो उससे क्या होगा, तो हम एडमिशन के लिए भी पैसे नहीं हो पाते थे। तो हम कह देते थे प्रिंसिपल साहब से कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप स्कॉलरशिप काट लीजिए। मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, 60 रुपया खाने लगता था हॉस्टल में रह के हुए, वो खाने के पैसे नहीं होते थे, तो वो मेरे ऊपर चढ़ाऊ रहते थे। और जब जनवरी में मुझे स्कॉलरशिप मिलता था
तब वैसे वो हर महीने हर सेकंड वीक में मिल जाना चाहिए था, मगर नहीं मिलता था। तब वो एग्जाम्प्टेड था कि मैं मुझसे कोई पैसा नहीं ले जाएगा। मगर मेरे साथ ये हुआ कि मैंने स्कॉलरशिप के साथ साथ जो फीस माफ़ होनी चाहिए थी वो फीस माफ़ नहीं हुई। तो हमेशा सारा का सारा स्कॉलरशिप मेरा उसमें फीस में, हॉस्टल फीस में चला जाता है। ये भी नहीं होना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि ये प्रबंध ऐसा हो जिससे कि वो उसको हॉस्टल वगैरह में रहने का मौका मिले। और जो भी MBA मैनेजमेंट और वगैरह वगैरह लोग कहते हैं साहब तो बहुत पढ़ गए, इनकी ज़रूरत क्या है और फलाना है, तो भाई ये तो हर एक का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें सब निहित है। उन्होंने तो कहा कि फॉरेन में जो लड़के भेजे जाने चाहिए उनका खर्चा सरकार दे, वहाँ की सरकार दे, कोई भी दे, मगर उनको जब अगर अच्छा है तो उसको पढ़ाई का आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बाबा साहब फॉरेन नहीं गए होते, पढ़े नहीं गए होते लंदन में, अमेरिका वगैरह में, जर्मनी में, तो शायद आज वो जो है इतने महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं सारे संसार में, वो नहीं जाने जाते। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि सरकार की तरफ से कुछ लड़के लड़कियां गरीबी कास्ट के हैं, उनको हायर स्कॉलरशिप मिला जाना चाहिए और फॉरेन भेजा जाना चाहिए। अगर बड़ौदा के राजा ने सपोर्ट नहीं किया होता तो बाबा साहब अमेरिका और लंदन वगैरह नहीं पढ़े। ये जरूरी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर से हायर एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, चाहे डॉक्टरी हो चाहे इंजीनियर हो, क्योंकि जब तक वो ऊपर की डिग्रियां नहीं प्राप्त करेंगे, आगे नहीं आएंगे, तब तक कोई उद्धार नहीं हो सकता, आर्थिक उन्नति विषमताएं दूर नहीं हो सकती। आर्थिक विषमताएं दूर करने के लिए ज़रूरी है कि नौकरी मिल जाए फ़ौरन। नौकरी नहीं मिल, क्योंकि हर एक का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि घर में कुछ है नहीं, मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी करने वाला कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के निभाते हुए ऐसा इतनी इनकम होनी चाहिए जिससे कि मिनिस्टर ऑफिसर बनने के बाद उसके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़े, जिससे वो स्वतंत्र माइंड से अपने को अप्लाई कर करके नौकरी कर सके। एक तो ये है। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। जी। हमने 84 ITI उत्तर प्रदेश में खोली थी और हमने यही कहा था कि उसमें 50% ITI शिवकाज सब प्लान के रुपया था उससे बनी थी, मगर उनको देखा गया कि वो कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है, जबकि वो रुपया बजट से पास हुआ था, असेंबली से पास हुआ था, तो उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश देख लें कि ये कैसे हो गया। 84 ITI जो बनी थी शिवकाज के लिए, उस शिवकाज में 50% शिवकाज के थे और 50% जनरल थे, वो उसको लागू किया जाना चाहिए किसी भी हालत में। तो स्किल डेवलपमेंट मिशन बनवाया भारत सरकार ने, जब हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस सेक्रेटरी MSME थे और प्लानिंग सेक्रेटरी थे, प्लानिंग प्रिंसिपल एडवाइजर थे, उस समय हमने ये बनवाया कि स्किल डेवलपमेंट में। तो माननीय मनमोहन सिंह से का आभारी हैं कि उन्होंने फ़ौरन कह दिया था, चिदम्बरम साहब भी थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे, कि हाँ साहब उससे होना चाहिए, और सबको हमने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया गो हैड। ये मैंने कहा ये दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैं डायरेक्टर ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट UP रहा, देवर में रहा और खादी में रहा। सब स्किल डेवलपमेंट को बहुत जोर देने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने चिदम्बरम साहब के सामने बताया था कि जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होंगी तब तक छोटे मोटे जो लोग हैं वो आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए स्किल डेवलपमेंट मिशन बना, स्किल डेवलपमेंट अलग से मिनिस्ट्री बनी हुई है, मगर बड़े बड़े लोगों को चली जाती है। अभी भी छोटे लोग उसका स्किल डेवलपमेंट का फ़ायदा ज़्यादा नहीं पहुँच पा रहे, जबकि उनको मिलना चाहिए था। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनको ऋण मिलना चाहिए, और ऋण में ये हमने कहा था, करवाया था कि जो 35 लाख रुपए मिले उसमें से आप उसमें सब्सिडी दी जाएगी शिवकास्ट को, और 35% और जनरल को 25%। वो माननीय चिदम्बरम साहब ने अप्रूव किया था। और उस तरह की शिक्षा और इस तरह की योजना जरूर होनी चाहिए। बिना गारंटी के ऋण मिलना चाहिए। बिना गारंटी के ऋण ये नहीं है कि 1 करोड़ रुपए वाले मिले, उसको भी मिलना चाहिए, वो तो हमने किया था, मगर साथ में 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए तक जो है बिना गारंटी के ऋण मिलना चाहिए, जिससे कि पढ़ा लिखा लड़का जो जैसे निकल के आता है उसको 25-30 लाख रुपए मिल जाए, ये हो जाए। दूसरा, इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियल क्लब होना चाहिए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो हर एक में हमने जिले में कहा था कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर पास होना चाहिए, बनना चाहिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में करीब 1200 क्लस्टर डेवलपमेंट की हमने योजना स्वीकृत की थी, मगर क्लस्टर डेवलपमेंट मुझे तो कहीं दिखाई होता है, वो दिखाई नहीं देता। जबकि इसका क्लस्टर में जब तक नहीं करोगे, क्लस्टर का मतलब है उनको लैंड भी क्लस्टर में मिले लड़कों को, और फिर उसके बाद स्किल डेवलपमेंट हो जाए, उनके साथ उन्हें फाइनेंस से कोरिलेट किया जाए, और फिर उससे मार्केटिंग से टाई अप, ये सारा का सारा एक टाई अप हो जाए
तभी आपका अच्छे स्किल डेवलपमेंट सही सही रिजल्ट दे पाएगा। और तभी गरीब आदमी जो ये चाहते हैं कि जो अपना अपना धंधा करे, अपनी कास्ट का ऑक्यूपेशन करे, जो बाबा साहब के संविधान के विपरीत है। कास्ट का नहीं, एक ही को नहीं करना, हर एक किसी भी जात का हो, स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए और उसको आगे से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सर। सर हमारा सवाल है, सामाजिक और आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देने के लिए समाज के, वो बहुजन समाज के मजबूत बुद्धिजीवी, अधिकारी, कर्मचारी, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, आईएएस आईपीएस वगैरह वगैरह अपने सामर्थ्य के अनुसार काफ़ी काम कर सकते हैं, उनके खुद के परिवार को देख सकते हैं और रिश्तेदारों को भी, छोटे मोटे गरीबों की सहायता कर सकते हैं, आर्थिक उन्नति में भी सहायता कर सकते हैं, शिक्षा लोगों के लिए, बच्चों के लिए उनके स्कूल खोल सकते हैं, खुद भी खोल सकते हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो है, बहुत ज़रूरी है कि ये जो है आईएएस आईपीएस केवल ये समझ के कि हम तो बन गए, अब हमें क्या करना है, अपने परिवार से मतलब और सिर्फ मतलब नहीं है। और कोई भी योजना इंटरवीन होती है तो योजना के बीच में बोलते नहीं है डर के मारे, ये भी नहीं होना चाहिए। एक स्वतंत्रता पूर्वक जो आपने विचार रखने चाहिए और हालत देखनी चाहिए कि क्या हालत है, क्या क्या नहीं। दूसरे कम्युनिटी के लोग जो है यही कहते रहते हैं, अरे साहब वो तो सवर्ण लोग हैं, इनके पास तो सब कुछ है और उनको तो सब कुछ वो मिलता है, हम लोगों को क्या है, हम तो गरीबों का काम करते हैं। अब ये गरीबी का काम करने वाले लोग, और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो जिसका व्यवसाय था वो व्यवसाय करें। ये तो कोई बात नहीं। आर्टिकल 19 में जी में बड़ा साफ कहा है बाबा साहब ने करके, एवरीबॉडी इज फ्री टू टेक एनी ऑक्यूपेशन। जात के आधार पर कोरिलेट नहीं किया गया है। जैसे जात के आधार पर ले जाने का मतलब है आप पुरानी पद्धति अंधविश्वास में ले जाना चाहते हैं, डुबाना चाहते हैं, जिसको जो है मैं पर्सनली इसे खंडन करता हूँ कि जात के आधार पर अपने को सोचे। हालांकि मैंने जात के आधार पर जो खादी में था तो तमाम जितनी योजनाएं थी मैंने उसे परिलक्षित की थी और साफ किया था, मगर हर वर्ग के लिए मैंने योजना बनाई थी। अब जात तो खत्म नहीं हो पा रही। मैं तो चाहता हूँ जात विहीन समाज का स्थापना हो। भगवान बुद्ध ने भी यही बात कही, मगर उन्होंने डिफरेंट कही, मगर जात विहीन की समस्या हल नहीं हुई। आज भी बाबा साहब ने बहुत प्रयास किया, आज भी नहीं हुई। आज तो पराकाष्ठा पे जात है, तो जात के आधार पर जो बातें होती हैं वो भी कंडेमनेबल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो जात की बात करे और हर समाज को एक साथ लेकर के आगे चले, तभी ये देश मजबूत होगा। और दुर्भावनापूर्व कोई कार्य न करें कि साहब ये अमुक जात का इसलिए उसे तंग किया जाए और उसको परेशान किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आए दिन ये चलती है कि फलाना थोड़ा एक्टिव था, गोली मार दी गई, स्पेशली सुकास्ट का है, चाहे वह बाबा है तो बाबा, अभी बाबा के साथ में देखा क्या हुआ। बाबा के तमाम 2.5 लाख वो आए, क्यों आने दिए गए? पहली समस्या ये थी, क्यों आने दिए गए 2.5 लाख को रोका जाना चाहिए था। इतने आदमियों की जानें चली गई और फिर उसमें जात का तमका पहनाया गया, कहा गया फलाना बाबा जाटव, ऐसे जाटव जाटव चिल्लाते हुए मैंने टीवी पे सुना तो मुझे हंसी आ रही थी, आश्चर्य हो रहा था कि बताइए तमाम बाबा हैं, उसमें किसी की जात के बारे में कहा जाता है कि जात? यहाँ पर एक बाबा थे, उनके जात 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 चिल्ला रहे हैं, जाटव 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 चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं मैं मनसा नहीं समझ पाया। मगर ये माननीय मुख्यमंत्री ये जांच करें कि इसके किसके माइंड की उपज है कि हाईलाइट दिस जात, जिससे कि मायावती जी के खिलाफ जाए या उसके और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके खिलाफ जाए। इस घटना पर सर जो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी का बयान आया है कि जो सूरजपाल सिंह जो बाबा हैं, जो विश्व हरि के नाम से भी जाने जाते हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर बाबा को जेल भेजा जाए, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आया है। तो एक और वहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी मुखिया सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर बहुत ही तगड़ा निशाना साधते हुए जो है सरकार पर निशाना साधा है। तो सर इन दोनों बयानों को आप सर किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये हर एक नेता जो है पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मतलब के अनुसार उसे ट्विस्ट कर करके स्टेटमेंट देता है। मायावती जी क्योंकि सरकार के पक्ष में ज़्यादातर झुकी हुई दिखाई देती हैं, इसीलिए वो इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाह रही थी और उन्होंने कहा बाबा के खिलाफ अगर हम कार्रवाई के लिए कहेंगे तो भाजपा की सरकार हमसे खुश हो जाएगी। इसी वजह से मैं समझता हूँ उन्होंने ऐसा बयान किया। बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो एक ये जगह थोड़ी हुई है, ये तो दुनिया भर के मेले होते हैं, उनमें होता है। तमाम
भगदड़ में मर जाते हैं लोग। और तब मायावती ने कभी नहीं कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। बाबा के खिलाफ कार्रवाई अकेले करने से थोड़ी होगा। हम तो चाहते हैं, ये हमारी मांग है आदर्श समाज पार्टी की, जो राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और इसके खिलाफ है, सांप्रदायिकता के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है, आदर्श मानव आदर्श समाज बनाने के लिए कृत्य संकल्पित है। वो उसको अनुसार ये होना चाहिए कि जो भी बाबा है वो ढोंडी बाबा है, उसका आइडेंटिफाई करें, सत्यापन कराएं कि वास्तव में उसके एंटीसीडेंट क्या हैं, क्या एंटीसिपेटेंट हुआ है। और हर पार्टी का जो भी बाबा है, जो पार्टी से सपोर्टेड बाबा है, उनसे तो और सतर्क होना चाहिए कि अगर पार्टी बंदी भी बाबाओं के बीच में, साधुओं के बीच में घुस गई तो फिर उसका कोई अंत नहीं होगा और वो से समाज का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो स्ट्रक्चर ही ध्वस्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर ऐसा ही है, जब बाबाओं की बात आती है, उन पर कार्रवाई की बात आती है, तो मध्य प्रदेश से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अभी पिछले समय में बहुत ही काफी चर्चाओं में आए, मीडिया में चर्चाओं में आए, तो वही एक और जो है, जब हाथरस में ये जो है घटना घटती है, तो यहाँ पर जो है जो सूरजपाल जाटव के नाम से गोदी मीडिया इसका प्रचार करती है। तो कहीं ना कहीं यह जो गोदी मीडिया है, ये जो है समाज में एक भेदभाव और भेदभाव की रणनीति अपना रही है। ये गोदी मीडिया का जो है खुला तौर पे जो है समाज को भ्रमित करना है। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो बड़ा साफ है, जैसे हमने बताया कि जातीयता इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, सांप्रदायिकता दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि इन्हीं में से मुसलमान इसी में से बने हैं, हिंदुओं में से, तो वो भी दूसरे नंबर पे, मगर कटुता है पैदा होती रहती है और झगड़े होते रहते हैं, कम्युनल राइट्स होते रहते हैं, ऐसे और भी बातें हैं। तो हमारा तो बड़ा है सबके साथ एक सा व्यवहार हो। जो टीवी वगैरह पे या सोशल मीडिया पे अंधविश्वास परोसा जा रहा है जनता को, वो अंधविश्वास इन्हीं थिंकिंग के आधार पर किया जा रहा है कि ये सेकुलर है, कि ये नॉन सेकुलर है, और मानवता के बारे में कोई नहीं बात करता कि मानव एक समान, और सबके बारे में कोई अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो हर एक का अंधविश्वास, अगर अंधविश्वास पे अटैक करना है तो हर धर्म के अंधविश्वास पे अटैक करने की क्षमता हो तो करिए, मगर क्योंकि वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो मगर रेगुलेट तो कर सकते हैं। जब रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, पहले माइक लगा के आवाज़ लगाते थे, माइक लगाना बंद करवाया लोगों ने, फिर टेम्पल्स में होती थी, टेम्पल्स में आवाज़ बंद कराई। तो शासन सब कुछ कर सकता है अगर ये नियत हो कि हमें जो है सबके बराबर के स्थान मिलना है, सारे समाज को ये दिखाना है कि शासन जो है बिल्कुल निर्भीक है, तो शासन निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, तो मैं समझता हूँ कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। नहीं तो अन्यथा इस तरह की समस्याएं होती रहेंगी। इसलिए अंधविश्वास देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। विश्वास आप करते हैं, अंधविश्वास है कि आंख बंद करके सब करे जा रहे हैं, और उसमें अगर गहराई में जाओगे तो सारे के सारे एक्सपोजर हो जाएंगे कि ये अंधविश्वासी है, और ये अंधविश्वासी होने की वजह से देशद्रोही है, ये बात आ सकती है। जी बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब, प्रखर विद्वान, भारत में अपनी विभिन्न योजनाओं को लागू करके पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित समाज को विशेष रूप से उन्होंने सामाजिक तौर पे बहुत सहायता की, और पूरे भारत में उनका एक अलग ही नाम है, जो आज पूरा देश बहुत ही गर्व के साथ में उनका नाम लेता है। तो ये द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर आज हमारे साथ में या विशेष शख्सियत थे। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास अपील है, हमारा जो चैनल जो मनु मीडिया, गोदी मीडिया को नहीं दिखाता है, उस खबर को, बाबा साहेब के मिशन को, बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को पूरे भारत में बढ़ाएं और फैलाएं, और द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आर्थिक तौर पे सपोर्ट करें, जिससे हमें मजबूती प्रदान हो सके। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।